नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के ऊपर इस समय बहुत से प्रेशर ये बनते जा रहे हैं कि उनको एक निर्णायक निर्णय लेना ही होगा। एक तो लार्जर चीज़ों में बहुत से लोग उनके साथ हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं, उन्होंने आशा जगाई है कि राहुल गांधी की तरफ उम्मीद की एक किरण है। लेकिन कुछ क्लैरिटीज़ भी राहुल गांधी को करनी होंगी, और उस क्लैरिटी में यह है कि इंडिया गठबंधन को वो किस रास्ते ले जाना चाहते हैं। उस क्लैरिटी में यह है कि वो जो छोटे दल हैं उनकी अपनी एक अहमियत है, उनका एक अपने राज्यों में उनके बिना शायद एक कोई विजयी होना या कोई एक विनिंग कॉम्बिनेशन मुश्किल है बीजेपी को चुनौती देना। लेकिन लार्जर इश्यूज भी इसके साथ हैं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को आदमी को लगता है कि चलो इग्नोर कर दो, लार्जर वो है, सबका अलग अलग है, सबको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन शरद पवार साहब जिस तरह से भारतीय मतलब इस समय भारत की राजनीति के सबसे सीनियर मोस्ट राजनेता मैं कहूँगा, और वो जिस तरह से मोल भाव करते हैं और जिसको कहते हैं ना रुपए में 5 चवन्नी भुनाने के हरदम चक्कर में रहते हैं, ऐसे थोड़ा ही होता है। हर बार आप सोचें कि दूसरा सामने वाला बिल्कुल निहायत ही बेवकूफ़ है और सारी अकल का ठेका आपको ले लिया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शरद पवार साहब ने मैं ये लगा रहा हूँ इन्विटेशन कार्ड, शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन हो रहा है बारामती में। उनका गृह जनपद है, गृह प्रदेश है, उनका घर है। और जरा वो इन्विटेशन कार्ड आप देखिए, उसका उद्घाटन कर रहे हैं चीफ गेस्ट अडानी जी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसके जो कर्ता धर्ता हैं वो शरद पवार साहब, और नीचे 3 नाम लिखे हुए हैं, अजीत पवार, सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार। ये सुनेत्रा पवार वही हैं जिनके सामने एक इवेंट लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 2024 लोकसभा इलेक्शन में पवार परिवार ने किया था। सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार को आमने सामने लड़ा दिया गया था, बाकी किसी का कोई वजूद ही नहीं था। घर की बात घर में रही और सुप्रिया सुले लोकसभा चली गई। अजीत पवार का चूँकि शरद पवार के भतीजे हैं, और अब बिल्कुल साफ लगता है कि ये सारी लड़ाई मिली जुली है। अजीत पवार ने अपनी पत्नी को राज्यसभा भेज दिया, बहन भी संसद में, पत्नी भी संसद में, और खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और ऐसे वैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, जिनको प्रधानमंत्री मोदी मंच से खड़े होकर भ्रष्टाचारी 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 एक बार नहीं और नाम लेके कितने हजार का भ्रष्टाचार और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनको दूसरे दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। ये वो अजीत पवार साहब हैं। अजीत पवार साहब के लड़के जब जमीन घोटाला करते हैं तो बताया जाता है नहीं 70 कितने करोड़ों का वो भूल से टैक्स जमा करना भूल गए थे, वो जमा कर दिए। वो 54-58 जो आप टोल कटाते हैं ना, अरे भाई वो टिकट में 2 रुपये का बस टिकट लेना भूल गया था, अरे ले लो बस टिकट, नहीं कोई बात नहीं, चलो। उनके लड़के हो तो सब कुछ अच्छा है। शरद पवार साहब को क्या लगता है कि मतलब बाकी लोगों के पास अकल नहीं है, और ये चैलेंज मेरे ख्याल में अगर सबसे बड़ा किसी के पास है तो राहुल गांधी के पास है। मैं बताऊंगा क्यों। मैं थोड़ा शरद पवार जी का एक चीज़ ये भी जान लीजिए, शरद पवार जी की जो रस्टिक विजडम है, जो उनका जो विजडम है एक्सेलेंट, पॉलिटिकल विजडम एक्सेलेंट, सर्वाइव कैसे किया होता है एक्सेलेंट। नहीं तो एक 10वीं पास व्यक्ति आज जितना बड़ा व्यापार मतलब साम्राज्य बना दिया है उनकी पत्नी जो प्रतिभा जी थी, और सदाशिव शिंदे जी जो टेस्ट प्लेयर थे भाई, बड़े मतलब उस समय टेस्ट मैच इतने नहीं होते थे। हिंदुस्तान की तरफ से 7 टेस्ट मैच खेलने वाले एक खिलाड़ी की बेटी हैं। और 1967 में शरद पवार साहब 27 साल की उम्र में पहली बार एमएलए बन गए थे, और 38 साल की उम्र में इन्होंने धता बता के, अब कुछ लोग गुरु कहते हैं, कुछ लोग मेंटोर कहते हैं, जो भी हैं, हालांकि मेंटोर तो इनके यशवंत राव चौहान थे,
धता बता के वसंतदाता पाटिल की सरकार गिराई और खुद चीफ मिनिस्टर बन गए, और उस समय के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया में थे। 38 साल की उम्र में चीफ मिनिस्टर बन गए। फिर 2 बार और बने, कुल 3 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये याद रखिएगा कि शरद पवार 12वीं लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन थे, चूँकि कांग्रेस के लीडर में थे। एक चीज़ और याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये वो शरद पवार हैं जो किसी भी तरह से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार रहते हैं। अगर आपको याद हो 1998-99 में जब सीताराम केसरी हटे और सोनिया गांधी आई, सोनिया गांधी के नेतृत्व को चुनौती देने के लिए शरद पवार साहब के नेतृत्व में उनको उनके विदेशी मूल के मसले पे कोई आधार बना के तारिक अनवर, शरद पवार और पीएक संगमा इन्होंने पार्टी तोड़ दी। और फिर जब कांग्रेस फिर से सत्ता में 2004 में आ गई तो शरद पवार फिर हाजिर थे, हाजिर ही नहीं थे, फिर मंत्री भी बन गए। तो ये जो एक स्किल ऑफ शरद पवार है कि कैसे कहाँ चले जाना और फिर कैसे वापस आ जाना, इसमें महारत हासिल है, उस तरह का कोई नहीं। अब मैं मूल बात पे आता हूँ, क्योंकि अडानी की बात छोटी मोटी बात नहीं है। शरद पवार साहब जब ज़रूरत होती है, शरद पवार साहब को 2023 में अगर आपको याद हो, अडानी हिंडनबर्ग का बिल्कुल चरम पराकाष्ठा पे वो था, उस समय अडानी साहब ने लिखा, उनके घर जाके 2.5 3 घंटा लंच पे पॉलिटिकल बातें की। अगर आपको याद हो, जब एक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनी थी, उससे पहले उसके दौरान जो मीटिंग कर रहे थे ये बीजेपी और इधर और उधर, वो मीटिंग में अडानी जी मुख्य भूमिका, उनका दिल्ली में उनके घर पे मीटिंग्स हो रही थी। और ये एक ऐसी चीज़ है शरद पवार जी कि अभी इनको चीफ गेस्ट अडानी को छोड़ के कोई नहीं मिला। और अभी फरवरी में एक तरफ इंडिया गठबंधन और उखाड़ फेंकेंगे और आरएसएस की विचारधारा और फलाना ढिमाका करते हैं, और दूसरी तरफ अभी फरवरी 2025 में शरद पवार जी ने मोदी जी को चीफ गेस्ट बनाया था 98th अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में दिल्ली में। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कोई इतना बड़ा देश का सम्मेलन नहीं है कि वहाँ लेकिन प्रधानमंत्री को लेके गए। हाँ, और इनके ऊपर कम नहीं है, 2017 में इनको पद्म भूषण भी मिला। तो ये अपने को कैसे वो करना है, सैल्वेज करना, अपना धंधा कैसे चलता रहे। क्योंकि राहुल गांधी जितना तगड़ा होंगे उतनी बार्गेनिंग पावर इनकी अच्छी बढ़ती जाएगी, तो चित भी मेरी पट भी मेरी टाइप ये काम करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जहां राहुल गांधी खड़े हैं, 2 चीज़ों को लेके, एक पॉलिटिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल जब हम बात करते हैं तो आज विचारधारा की बात सबसे बड़ी होती है। राहुल गांधी बार बार एक ही बात कह रहे हैं, विचारधारा। संविधान की बात करते हैं, वो समता की बात करते हैं, और वो फिर बात करते हैं कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस कैप्चर हो रहे हैं। आपने महाराष्ट्र की लोकल पार्टी है एनसीपी, क्या कोई बड़ा आंदोलन देखा आपने कि बड़ा आंदोलन हो रहा हो जब वोट चोरी का मामला है? मैं थोड़ा एक बात और कहूँ, राहुल गांधी का एक स्टैंड पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिकल है, जहाँ पे वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वो 2 चीज़ों को कहते हैं, और जिसकी सारी समस्याओं की जड़ अडानी है। और वो बार बार ये इस बात को एम्फेसाइज करते हैं, क्रॉनिक कैपिटलिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग देश में नहीं हो रही है। अडानी अंबानी जो हैं ये केवल ट्रेडर हैं, दलाल हैं, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। यहाँ का माल लेके उसको आगे बेच दिया, उसका माल लेके उसको उधर कर दिया, ये करते हैं, दे नॉट मैन्युफैक्चरर। और राहुल गांधी बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि भारत की तरक्की, जब तक भारत मैन्युफैक्चरिंग में नहीं घुसेगा, जब तक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेगा, तब तक भारत की तरक्की नहीं हो सकती है। वो आप आंकड़े को इधर उधर उलट पुलट करते रहिए, लेकिन अगर आपको बेरोजगारी की समस्या से, आपको इन सब से अगर आपको पार पाना है, तो आपको अपने यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग बनानी ही बनानी पड़ेगी। और उन सारी चीज़ों में अडानी जी का कोई महत्व नहीं।
लेना देना नहीं है। अडानी जी सरकार की बनी बनाई चीज़ों को औने पौने दामों में खरीदने में विश्वास रखते हैं, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे कुछ हो, चाहे बिजली संयंत्र हो, कुछ भी हो। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे तमाम ओकेजन आए जब अभी हाल के दिनों में 15-20 दिन पहले शरद पवार साहब की बर्थडे थी, वहां पे आपने ये आयोजन किया कि कोशिश की कि बुलाए अडानी जी भी आएंगे और राहुल गांधी भी आएंगे, और वहाँ इन लोगों से हाथ भी मिलवाया, और इनको ये था कि कुछ कुछ इसी बहाने अपना उल्लू सीधा कर लिया। मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ और नाम लेके कह रहा हूँ, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने धीरू भाई अंबानी की, उसके बाद कुछ कारणों से धीरू भाई अंबानी की उद्योग भवन में बाय अ रिटन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट इनकी एंट्री बैन कर दी थी कि ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर उद्योग भवन। लंबा चलता रहा और बार बार, और धीरू भाई अंबानी से जौहर साहब मेरी नॉलेज में 2001-2002 तक मिले नहीं थे। वो बहुत मिलने की कोशिश की, नहीं मिले। धीरू भाई अंबानी की तरफ से जब कोशिश होती थी तो उनका संदेश और उनका वकील और उनके पैरोकार बन के सबसे आगे खड़े हुए दिखाई देते थे शरद पवार। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका विटनेस हूं। शरद पवार वो व्यक्ति थे जो बार बार ये जौहर साहब के पीछे लगे रहते थे कि मिल लीजिए मिल लीजिए मिल लीजिए। वो काम ये यहां पे भी करना चाहते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि जिस दिन राहुल गांधी अडानी, ये दिखे कि अडानी के साथ बहुत गलभाइयाँ कर रहे हैं और उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, उस दिन मेरे ख्याल में भारत के एक बड़े आवाम की, एक बड़े लोगों को लगेगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। तो ये इट इज़ हाई टाइम दैट राहुल गांधी ऑल्सो मस्ट टेक अ डिसीजन, ये निर्णय लें कि उनको शरद पवार जैसे लोगों के साथ जो सारी चीज़ों में मैनिपुलेट करके कैसे अपना उल्लू सीधा करना है, उनके साथ जाना है, या इस देश की उस आम जनता के साथ जाना है जिनके हितों को ताक पे रख के और उनके हितों को दफन करके अडानी अपना साम्राज्य बढ़ाने की बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।